गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे फ्यूचर डॉक्टर्स? और जरा पहले मैं एक बार सबको ग्रीट कर दूं। 31 अक्टूबर और बहुत बढ़िया सुबह है इस समय दिल्ली के अंदर, और मेरे सामने फ्यूचर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। अब जरा नाम पढ़ देते हैं भाई एक बार। शाइना, सरफराज, शिवानी, निहारिका, साक्षी कल नहीं थे, आज आ गए हैं, सुरेखा, फरहीन, दिशांत, रितु, निखिल, वाह, विधि। क्या बढ़िया बढ़िया फ्यूचर डॉक्टर्स मेरे सामने बैठे हैं। हम लिख सकते हैं इसको कि आप में हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स हो, फ्यूचर डॉक्टर्स, राइट। और आज हम शुरू करने वाले, अच्छा और भी कुछ आ गए हैं। शुभ्रो आ गए हमारे साथ, तान्या, विधि, विनय, विवेक, अमित, प्रशांत, शिवानी, बहुत बढ़िया बढ़िया फ्यूचर डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं फेरिंक्स। आज हम शुरू करेंगे फेरिंक्स, राइट। तो फेरिंक्स क्या होता है जी? व्हाट इज फेरिंक्स? फेरिंक्स क्या होता है? फेरिंक्स को हम कैसे बोलेंगे? हम कह सकते हैं इट इज अ कॉमन चैम्बर। हम कह सकते हैं इट इज अ कॉमन चैम्बर, ठीक है। ये कॉमन चैम्बर क्या करता है? वाह, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग प्रशांत, फरहीन, वेरी गुड फरहीन, वेरी गुड फरहीन। ये कॉमन चैम्बर है, या हम कह सकते हैं कॉमन पैसेज है ना। इट इज ए कॉमन चैम्बर और इट इज ए कॉमन पैसेज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि ये कॉमन चैम्बर है या कॉमन पैसेज है फॉर रिसीविंग फूड फ्रॉम माउथ। ठीक है, फॉर रिसीविंग फूड फ्रॉम माउथ एंड वेरी गुड तान्या, वेरी गुड रितु, एंड एयर फ्रॉम नोज। फॉर रिसीविंग फूड फ्रॉम माउथ, है ना, एंड एयर फ्रॉम नोज। ये कॉमन चैम्बर है, ठीक है, फॉर रिसीविंग फूड फ्रॉम माउथ एंड एयर फ्रॉम नोज। अगर हम इसको देखें, यहां पर देखो, साथ में आपको फेरिंक्स का एक बहुत अच्छा पीपीटी नजर आ रहा है। ये कल हमने देखा था, ये हार्ड पैलेट होता है। आगे की तरफ जो पैलेट होता है आप देख रहे हो, दैट इज हार्ड पैलेट, ठीक है। और पीछे की तरफ जो पैलेट होता है वो सॉफ्ट पैलेट होता है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज फेरिंक्स, ठीक है। नेजोफेरिंक्स, जो ये ग्रीन कलर है, दिस इज नेजोफेरिंक्स। मैं यहां पे लेबल कर देता हूं इसको, ये नेजोफेरिंक्स है, ये नेजोफेरिंक्स है। ये जो ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला जो है, इसको मैं लिख देता हूं, यह है ओरोफेरिंक्स। ये ब्लू वाला जो है उसको मैं लिख देता हूं ओरोफेरिंक्स, ठीक है। और ये जो पर्पल का है, ये है लैरिंगोफेरिंक्स। चलिए, तो आप मुझे बताइए कि कितने पार्ट्स हैं फेरिंक्स के? कितने पार्ट्स हैं बताइए फेरिंक्स के? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फेरिंक्स? सबसे पहले ऊपर आप देख रहे हो नेजोफेरिंक्स, सबसे ऊपर जो नोज की तरफ है फेरिंक्स का पार्ट, वो नेजोफेरिंक्स कहलाता है। वेरी गुड शिवानी। अच्छा कीर्ति, ओ कृति, क्लियर है डायग्राम आपको? ओके, ठीक है। तो फेरिंक्स, ये वाला जो टोटल पार्ट है ना, देखो देखो देखो, ये वाला जो टोटल पार्ट है, ये सारा का सारा पार्ट फेरिंक्स है। ये वाला जो टोटल पार्ट है, ये टोटल पार्ट फेरिंक्स है। अमित, अब क्लियर हो गया आपको? अमित, आप कह रहे थे डायग्राम में क्लियर नहीं हो पा रहा है, अब आपको क्लियर हो गया है? ये टोटल रेड कलर से कर दूं, ये लिख देता हूं, चलो यहां रेड से ले लो। ये टोटल पार्ट अमित फेरिंक्स है,
ये टोटल पार्ट फेरिंग्स होता है, ठीक है। दिस इज फेरिंग्स। क्लियर है अमित? ठीक है, वेरी गुड अमित, वेरी गुड, ठीक है। तो ये टोटल पार्ट फेरिंग्स होता है। अब देखो अमित, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है जो हमने ग्रीन कलर का, देखो नीचे ग्रीन शेड दिखाई हुई है आपको, ये देखो ग्रीन है, तो जो ग्रीन शेड है अमित वो पार्ट होता है नेजोफेरिंग्स, ठीक है। तो नेजोफेरिंग्स वो वाला पार्ट होता है फेरिंग्स का विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स नोज, ठीक है। जो नोज की तरफ होता है वो नेजोफेरिंग्स होता है, विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स नोज, उसे हम नेजोफेरिंग्स कहते हैं, ठीक। फिर जो पार्ट फेरिंग्स का बक्कल कैविटी की तरफ है उस पार्ट को हमने क्या नाम दिया? ओरोफेरिंग्स। जो पार्ट बक्कल कैविटी की तरफ है उस पार्ट को हमने क्या नाम दिया? ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। क्लियर हो गया? और जो पार्ट नीचे और चला जाता है जहां पे लैरिंग्स होता है, जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, वेरी गुड फरीन, उसको हम कहते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। जो पार्ट ओरल कैविटी की तरफ है वो ओरोफेरिंग्स है, और जो पार्ट लैरिंग्स की तरफ है वो लैरिंगोफेरिंग्स है, दैट इज लैरिंगोफेरिंग्स। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? 3 पार्ट्स फेरिंग्स के सबको क्लियर है? आज से हम और आगे बढ़िया बढ़िया पीपीटीज भी लाएंगे और आगे बढ़िया बढ़िया जिफ भी लेकर के आएंगे आपके लिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग सौरभ, कैसे हो? निखिल गुड मॉर्निंग, ठीक है। अंशिका गुड मॉर्निंग, शिवानी, ठीक है। ये आपको सारे पार्ट, 3 पार्ट जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बता देता हूं कि ये 3 पार्ट फेरिंग्स के आपके सामने नजर आ रहे हैं आपको, है ना। कुछ बच्चे अभी अभी आए हैं, आज हमने फेरिंग शुरू किया है और हमने लिखा है, आप देख रहे हो अपने स्क्रीन के ऊपर, कि फेरिंग्स जो होता है वो एक कॉमन चैम्बर होता है फॉर रिसीविंग फूड फ्रॉम माउथ एंड एयर फ्रॉम नोज, ठीक है। फॉर रिसीविंग फूड फ्रॉम माउथ एंड एयर फ्रॉम नोज, ये हो गया आपका फेरिंग्स। और आप देख रहे हो पीपीटी के अंदर आपको 3 पार्ट्स नजर आ रहे हैं। पहला पार्ट आपको नजर आ रहा है नेजोफेरिंग्स, दूसरा पार्ट आपको नजर आ रहा है ओरोफेरिंग्स, और तीसरा पार्ट हमने जो अंडरलाइन किया हुआ है वो है लैरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स जो अभी अभी बच्चे आए उनके लिए मैं बता देता हूं। नेजोफेरिंग्स वो पार्ट होता है जो नोज की तरफ होता है, विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द नोज। ओरोफेरिंग्स वो पार्ट होता है जो ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी की तरफ होता है, और लैरिंगोफेरिंग्स होता है जो लैरिंग्स होता है। क्रिस्टल क्लियर है? ओके। अब मुझे आप ये बताओगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स फेरिंग्स के अंदर है। पार्ट्स तो हमने देख लिए, और इसके साथ इस डायग्राम के अंदर आप कुछ और चीजें भी देख रहे हो, आप टंग भी देख रहे हो इस डायग्राम में, ठीक है, और आप नोज भी देख रहे हो इस डायग्राम में। लेकिन उसके अलावा देख रहे हो आप हार्ड पैलेट, जो आगे की तरफ पैलेट होता है वो हार्ड पैलेट होता है, ठीक है। अगर आप उंगली लगाओगे आगे की तरफ तो वो हार्ड पैलेट है, और पीछे की तरफ अगर आप उंगली लगाओगे तो वो सॉफ्ट पैलेट है। ये हमने कल बात की थी, और साथ साथ हमने बात की थी कल यूवुला की भी, याद है? कल हमने यूवुला की बात भी की थी। यूवुला क्या था? यूवुला पता है आपको क्या था? यूवुला था एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट इनटू द फेरिंग्स, और यूवुला इंटरनल नॉस्ट्रल्स को बंद करता है ड्यूरिंग swallowing ऑफ द फूड, ठीक है। यूवुला क्लोजेस इंटरनल नॉस्ट्रल्स ड्यूरिंग swallowing ऑफ द फूड। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? आगे चलें? चलो, अब आप मुझे बताओगे पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स। चलिए जी, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन फेरिंग्स। चलिए जी, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन फेरिंग्स बताइए मुझे। ट्रैकिया, ईसोफेगस, एपिग्लॉटिस, यूवुला एंड टॉन्सिल्स। वेरी गुड फरीन, वेरी गुड अंशिका। दीपांशु सर, यूवुला स्नीजिंग, डेग्लूटेशन, स्पीचिंग में भी हेल्प करता है। वेरी गुड दीपांशु, बिल्कुल करता है। स्नीजिंग के टाइम पे यूवुला बंद हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली आप याद रखना, स्नीजिंग के टाइम पर दीपांशु सब कुछ ही बंद हो जाता है। हमारी बॉडी की जितनी एक्टिविटीज चल रही हैं वो सारी की सारी स्नीजिंग के टाइम पे बंद हो जाती हैं।
ठीक है, दे ऑल स्टॉप ड्यूरिंग स्नीजिंग। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज चल रही है बॉडी की, वो सारी स्नीजिंग के टाइम पे बंद हो जाती हैं। कहते हैं, दीपांशु कहते हैं हार्ट बीट भी बंद हो जाती है फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, और हमारा फिर दोबारा से हार्ट बीट शुरू होती है। तभी तो कहते हैं गॉड ब्लेस यू। ठीक है, प्रशांत आ गए, वेरी गुड प्रशांत। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन फेरिंग्स, हाँ जी चलो बता दो मुझे। ए, जो एयर आ रही है, जो एयर आ रही है, ठीक है, उसको एयर को तो जाना है, ठीक है, एयर को जाना है ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में। तो एक हमारे पास यहां पर क्या होनी चाहिए, हमारे पास यहां पर होना चाहिए ट्रैकिया। ठीक है, यहां पर हमारे पास होना चाहिए ट्रैकिया। हर्ष ठीक है, ओके चलो। ट्रैकिया के बाद जो फूड आ रहा है फेरिंग्स के अंदर, फूड भी तो आ रहा है बक्कल कैविटी से, वो कहां पे जाना चाहिए, स्टमक में। तो एक हमारे पास क्या हो गई, एक हमारे पास हो गई ईसोफेगस, वेरी गुड। एक हमारे पास ईसोफेगस हो गई। ठीक है, चलिए अब इस बात को कौन डिसाइड करे, इस बात को कौन डिसाइड करेगा कि जो खाना आ रहा है, तो हम देख लेते हैं ट्रैकिया और ईसोफेगस, जरा इस डायग्राम में देख लेते हैं, जरा इस डायग्राम में ट्रैकिया और ईसोफेगस दिखा दो जी मुझे। देखो आगे वाली जो ट्यूब है, याद रखना, जो आगे वाली ट्यूब है वो ट्रैकिया है। ठीक है, आगे वाली ट्यूब, ये वाली जो ट्यूब है ट्रैकिया है, ये वाली ट्यूब ट्रैकिया है। और जो पीछे वाली ट्यूब है, लाल रंग से बना देते हैं, जो पीछे वाली ट्यूब है वो ईसोफेगस है। ये पीछे वाली ट्यूब ईसोफेगस है। क्लियर हो रहा है? वेरी गुड प्रशांत, वेरी गुड दीपांशु, सरफराज, शिवानी, सुनो वेरी गुड, सबका आंसर बिल्कुल सही है। ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ऋतु, विधि, शान्या, बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत अच्छा जा रहे हो। तभी तो मैं बार बार कहता हूं कि मेरे सामने स्टूडेंट्स नहीं बैठे हुए हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं इस देश और इस दुनिया के फ्यूचर डॉक्टर्स। तभी तो मैं बार बार कहता हूं कि मेरे सामने स्टूडेंट्स नहीं है, मेरे सामने बैठे हुए हैं इस देश के और इस दुनिया के बहुत फेमस होने वाले डॉक्टर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। कार्टिलेज का फ्लैप होता है, बिल्कुल आप कह रहे हो, इलास्टिक कार्टिलेज का फ्लैप होता है प्रशांत। ठीक है, तो दो ट्यूब आपके सामने है, देखो आगे की तरफ ट्रैकिया होती है और पीछे की तरफ गले में ईसोफेगस होती है। तो आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, इस बात को डिसाइड करेगा ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस। ठीक है, तो ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस। तो तीसरा स्ट्रक्चर हम लिख लें क्या, तीसरा स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर आता है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस, हाँ जी, तीसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस। चलो ठीक हो गया। और एक और स्ट्रक्चर जो आप बार बार बोल रहे हो वो है टॉन्सिल। तो डी पर क्या आ जाएगा, टॉन्सिल। हाँ जी, तो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हो गए हमारे सामने, ट्रैकिया, ईसोफेगस, ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस। ये चार स्ट्रक्चर्स हमारे सामने हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब हम एक एक करके इन सबको शुरू करते हैं। ठीक है, एक एक करके इन सारी चीजों को शुरू करते हैं। चलो, एपिग्लॉटिस जो होता है, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस इज ए फ्लैप ऑफ, एपिग्लॉटिस है ना, इज ए फ्लैप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। एपिग्लॉटिस है ना, इज ए फ्लैप ऑफ, हाँ बिल्कुल अभी आ रहा हूं सरफराज में, है ना, एपिग्लॉटिस इज ए फ्लैप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। ये इलास्टिक कार्टिलेज का एक फ्लैप होता है। ठीक है, लिखते रहना, इलास्टिक कार्टिलेज होता है, याद रखना, इट इज ए फ्लैप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, जो ट्रैक एक ट्यूब को एक टाइम में बंद करता है, क्लोजेस वन ट्यूब एट ए टाइम, क्लोजेस
1 ट्यूब एट ए टाइम। एक ट्यूब को एक बार में खोलता है और एक ट्यूब को एक बार में बंद करता है। इट इज ए फ्लैप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज विच क्लोजेज 1 ट्यूब एट ए टाइम। ठीक है, एक बार में खोलता है और एक बार में उसे बंद करता है। ठीक, अभी जब हम बात नहीं कर रहे हैं, बात तो कर रहे हैं, अभी जब हम खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है, अभी जब हम खाना नहीं खा रहे हैं तो इसने किसे बंद किया हुआ है? अभी जब हम खाना नहीं खा रहे हैं सरफराज, तो एपिग्लॉटिस ने किसको बंद किया हुआ है? वेरी गुड, तब इसने बंद किया हुआ इसोफेगस को। और जब हम खाना खाते हैं, वेरी गुड एवरीवन, फरहीन, निखिल, हैरिस, सरफराज, अंशिका, दीपांशु, तान्या, प्रशांत, फरहीन, शिवानी, बिल्कुल सही बात है, इसने बंद किया हुआ है इसोफेगस को। ठीक है, लेकिन जब हम खाना सटकते हैं, अमित, सौरभ, हर्ष, दीपांशु, दिशांत, निखिल, जब हम खाना सटकते हैं तो यह डर है कि ये खाना ट्रैकिया में चला जाएगा, और अगर ट्रैकिया में चला गया तो जाकर के ट्रैकिया में वो चोकिंग कर देगा। ठीक है, और खाना सटकते समय ये ट्रैकिया को बंद कर देता है और इसोफेगस को खोल देता है। ठीक है, तो ये बंद करता है ट्रैकिया को ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ द फूड को स्वेलो करते समय ये ट्रैकिया को बंद कर देता है। क्लियर हो गया? अच्छा सुनो, अगर हम खाते हुए हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ठीक है ना, तो उस समय ट्रैकिया खुल जाता है, और जब ये ट्रैकिया खुल जाता है, ठीक है, तो ये खाना ट्रैकिया में जा सकता है। चोकिंग होने से उस आदमी की डेथ हो सकती है। इसीलिए लोग कहते हैं खाना खाते समय हमें हंसना, बोलना, गाना गाना, चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय ट्रैकिया में खाना जा सकता है, ट्रैकिया को चोक कर सकता है, बंद कर सकता है और डेथ हो सकती है। यस, एकदम प्रशांत, तेजी से खांसी आती है ना, और अगर वो कई बार आप एकदम जिस वाटर बॉटल का मुंह बड़ा हो ना, उसको अचानक ऐसे करके पानी पी लो और वाटर बॉटल भरी हुई हो तो बहुत सारा पानी यहां चला जाता है। ठीक है, और फिर ये पानी कई बार देखो, ये जो इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं ना, ये जो एपिग्लॉटिस है, इलास्टिक कार्टिलेज का फ्लैप, ये बहुत छोटा सा होता है, बहुत पतला होता है ना, जितना मेरा शर्ट का कॉलर है ना, इतना पतला फ्लैप होता है, बहुत ही मजबूत फ्लैप नहीं होता है कभी भी। तो अगर कोई चीज बहुत प्रेशर से जाएगी, ठीक है, तो वो इस फ्लैप को खोल देती है। तो अगर बहुत सारा पानी आप एक साथ ले गए, ठीक है, तो कई बार क्या होता है, पानी इसे खोल देता है, और कई बार वो पानी हमारे ट्रैकिया में जाता है, फिर हम अचानक बहुत तेजी से झटका लगता है, कफ रिफ्लेक्स डेवलप होता है उस पानी को बाहर फेंकने के लिए, खांसी आती है बहुत तेज। ठीक है, सरफराज, वोमिटिंग के टाइम पर सरफराज ने एक बहुत ही अच्छी बात पूछी है। सरफराज ने एक बहुत ही अच्छी बात पूछी है कि सर वोमिटिंग के टाइम पे एपिग्लॉटिस का क्या होता है? एनीवन? देखो क्या होता है सरफराज। अच्छा सरफराज, मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, फिर मैं तुम्हारे क्वेश्चन पे आता हूं सरफराज, कि ड्राउनिंग के केस में डेथ क्यों हो जाती है? आदमी डूब जाता है, जब उसकी डेथ हो जाती है, तो वो डेथ क्यों होती है सरफराज? जबकि हम कह रहे हैं कि पानी को तो ट्रैकिया में जाने से एपिग्लॉटिस रोक लेगा, लेकिन जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया आप लोगों को, यस, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होती है। फरहीन बिल्कुल से कह रहे हैं, वोमिटिंग इज रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। आता हूं मैं उस सब पे, है ना। तो अगर पानी को एपिग्लॉटिस ट्रैकिया में जाने से रोक रहा है, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये एपिग्लॉटिस बहुत ही पतला सा होता है बेचारा, ये बहुत जबरदस्त अगर कोई अमाउंट में चीज आ गई वॉल्यूम में, उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। तो ड्राउनिंग के केस में क्या होता है कि इतना सारा पानी मुंह और नाक से अंदर जाता है कि वो एपिग्लॉटिस को खोल देता है, और फिर ये पानी ट्रैकिया में भर जाता है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स में पहुंच जाता है। वहां पर हवा होती है, हवा को हटा देगा, पानी अगर कहीं पहुंचता है तो एयर को डिस्प्लेस कर देता है वो,
ऐसे तभी ड्राउनिंग के टाइम पे ना आपको बबल्स दिखाई देंगे। अगर कहीं पे कोई आदमी ड्राउन कर रहा है तो ड्राउनिंग का मतलब उसके हवा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से सारी हवा बाहर आ गई है, ऊपर आपको बबल्स नजर आएंगे, है ना। और सारे रास्ते के अंदर ये ट्रैकिया भर जाता है जाकर के ना, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स में पानी भर जाता है, एयर के लिए जगह नहीं बचती और उस आदमी की डेथ हो जाती है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है ना, सरफराज ने क्वेश्चन पूछा है और हर्ष ने भी उसको बोला है कि वो रिवर्स पेरिस्टालसिस है। यस, वेरी गुड शिवानी, ठीक है। तो अब मान लो कोई आदमी बेहोश है ना, मान लो कोई आदमी बेहोश पड़ा हुआ है, सपोज कोई आदमी बेहोश है, अनकॉन्शियस है, कॉमा में पेशेंट है। अच्छा देखो, जब हमें ना सरफराज वोमिटिंग आती है, ठीक है, मान लो हम गहरी नींद में भी हों और उस समय हमें वोमिटिंग आ गई, तो उस समय क्या होता है, वोमिटिंग के टाइम पर क्या प्रॉब्लम आएगी कि हमारी नींद खुल जाती है, नौसिया होता है उससे पहले, है ना। उससे पहले हम क्या कहते हैं, नौसिया आ जाता है ना, ठीक है। ये जो नौसिया होता है, ऐसा लगता है जैसे हम उल्टी आ रही हो, ये नौसिया होता है और हम उठ जाते हैं और जाकर के, यश शिवानी, है ना, हम जाकर के उल्टी कर देते हैं। पर मुझे एक बात बताओ, अगर कोई पेशेंट है, अब आप डॉक्टर हो, बनने वाले हो, बन ही रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 6 महीने की बात है। अब आप देख रहे हो कोई पेशेंट बेहोश पड़ा हुआ है, अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, कॉमा में है, अगर उसको यस शिवानी, उसे फीलिंग ऑफ वोमिटिंग कहते हैं, नौसिया को। अगर उस बेहोश आदमी को वोमिटिंग आ गई, ठीक है, कॉमा वाले पेशेंट को वोमिटिंग आ गई, तो वो तो उठ करके होश में आके वोमिटिंग करने जाएगा नहीं, ये सारी वोमिटिंग मुंह में भर जाएगी और फिर वो नीचे जाएगी, और वो इतने अमाउंट में होती है वोमिटिंग कि वो एपिग्लॉटिस को खोल देती है, और एपिग्लॉटिस को खोलते ही कुछ पार्ट तो वोमिटिंग का इसोफेगस में जाएगा और कुछ पार्ट ट्रैकिया में जाएगा। जैसे उस वोमिटिंग का पार्ट ट्रैकिया के अंदर गया, उस आदमी को चोकिंग हो जाएगी और उस आदमी की डेथ हो जाएगी। तो जब आप डॉक्टर बनोगे तो आप देखोगे कि बेहोश आदमी के अंदर, अनकॉन्शियस आदमी के अंदर, कॉमा वाले पेशेंट्स के अंदर एक कॉमन कॉज होता है कि वो अपनी वोमिटिंग को ट्रैकिया में ले जाकर के एस्पिरेट कहते हैं इसको, एस्पिरेट कर जाते हैं अपनी वोमिटिंग को और उससे उनकी डेथ हो जाती है, सडन डेथ हो जाती है। सरफराज, क्लियर हो गई आपको? इज इट क्लियर टू यू? आपको ये क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि डॉक्टर्स खाली पेट ऑपरेशन क्यों करते हैं? क्वेश्चन, व्हाई ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड empty stomach? हाँ जी, वाई ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड एम्प्टी स्टमक? वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, वेरी गुड। फरहीन, सदफ, हैरिस, सरफराज, शिवानी, शान्या, ऑपरेशन हमेशा खाली पेट किया जाता है क्योंकि ऑपरेशन के टाइम में ना एक ट्यूब डाली जाती है, ये ट्यूब अंदर तक जाती है, ठीक है। जैसे हम एक उंगली भी डालेंगे गले में तो वोमिटिंग आती है, ठीक है। अब ये ट्यूब डाली गई ऑपरेशन की सांस लेने के लिए, है ना, तो उसमें क्या होता है कि वोमिटिंग आती है पेशेंट को ऑपरेशन के दौरान, और अगर ऑपरेशन के दौरान पेशेंट तो बेहोश पड़ा हुआ है, अगर उसको वोमिटिंग आ गई, ठीक है, तो वो वोमिटिंग को ट्रैकिया में ले जाकर के उसकी डेथ हो जाएगी, इसलिए खाली पेट ऑपरेशन किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। यश, प्रशांत, संध्या, दीपांशु, विधि, निहारिका, प्रशांत, ठीक है। अब जब स्टमक में कुछ होगा ही नहीं, वोमिटिंग क्या है ना, अभी फरहीन ने पूछा था या एक फ्यूचर डॉक्टर ने पूछा था कि वोमिटिंग क्या होती है, नहीं सरफराज नहीं पूछा था, वोमिटिंग होती है रिवर्स पेरिस्टालसिस। फ्रॉम स्टमक, वोमिटिंग होती है रिवर्स पेरिस्टालसिस फ्रॉम स्टमक,
ठीक है। वॉमिटिंग रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होती है फ्रॉम स्टमक, ठीक है। तो अगर वॉमिटिंग रिवर्स पेरिस्टाल्सिस चल रही है, ठीक है, तो मुंह में या ट्रैकिया में मर गए। मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें ना एक बच्चा होता है, ठीक है, वो अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए आता है और उसे ओवरनाइट भूखा रखा जाता है क्योंकि एम्प्टी स्टमक करनी है। अब जब उसे ओवरनाइट भूखा रखा गया तो जिस समय उसे ऑपरेशन के लिए ले जा रहे होते हैं उस समय वहां पे ना ग्लूकोज के बिस्किट रखे होते हैं, ठीक है, बिस्किट्स रखे होते हैं। अब वो बच्चा बेचारा भूखा होता है, वो उस बिस्किट को खा जाता है। नर्स देख लेती है, नर्स डॉक्टर को बताती भी है, लेकिन डॉक्टर समहाउ उस बात को भूल जाता है और उस बच्चे की डेथ हो जाती है। मूवी का नाम था अंकुर अरोड़ा मर्डर केस, है ना। उसमें यही दिखाते हैं, द नेम ऑफ द मूवी वाज अंकुर अरोड़ा मर्डर केस, ठीक है। उसमें ये दिखाते हैं कि वो बच्चा बेचारा खा जाता है। लेकिन सुनो, अगर कोई खाना खा के निकला घर से, यस वेरी गुड सर, वेरी गुड फरहीन, अगर कोई आदमी खाना खा के निकला, ठीक है, भरा पेट है और बाहर जाते उसका एक्सीडेंट हो गया, अब आप उसका ऑपरेशन कर रहे हो, तो आप क्या करोगे कि आप पहले उसका स्टमक खाली करोगे, एक ट्यूब डालोगे और स्टमक से सारी चीजें बाहर खींच लोगे और फिर उसका ऑपरेशन करोगे, ठीक है। चलो, एपिग्लॉटिस हो गया, ग्लॉटिस हो गया, ठीक है, एपिग्लॉटिस हो गया, ग्लॉटिस हो गया, ईसोफेगस हो गया। अच्छा, एक कोई और चीज बताओ मुझे, कोई और चीज भी है? टॉन्सिल, वेरी गुड, टॉन्सिल, ठीक है। देखो, याद रखो 99% इंफेक्शन जो हमारी बॉडी में जाते हैं ना, वो इंफेक्शन या तो नोज के थ्रू जाते हैं या माउथ के थ्रू जाते हैं, ठीक है। 99% इंफेक्शन या तो नोज के थ्रू एंटर करते हैं हमारी बॉडी में या माउथ के थ्रू एंटर करते हैं। बाकी स्किन में चोट लग गई या यूरेथ्रा के थ्रू तो 1% इंफेक्शन ही जाता है ना। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आजकल बहुत फैला हुआ है। कोरोना कैसे एंटर करता है बॉडी में? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सांस के थ्रू, ठीक है। कोई छींक रहा है, कोई थूक रहा है, उसके बलगम में मान लो टीबी का बैक्टीरिया है, ठीक है, वो बलगम नीचे गिरा जमीन पर और ये बैक्टीरिया हवा में उड़े, आसपास जितने भी लोग सांस ले रहे हैं उनके अंदर ये बैक्टीरिया चले जाते हैं, ठीक है, और टीबी हो गई। कोरोना भी तो ऐसे होता है, कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है, तो उसकी बॉडी सिक्रीशन जिनको हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं, उसमें ये वायरस आ जाता है। ये जमीन पे आया, जमीन से हवा में गया, वहां जितने भी लोग सांस ले रहे हैं उनके अंदर चला गया। ऐसे होता है, ये रेस्पिरेटरी वायरस है ये, ठीक है, कोरोना जो है। और खाने का क्या चक्कर है? ठीक है, खाने का ये चक्कर है, मान लो सुबह सुबह सड़क के किनारे कुछ लोग फीकल मैटर पास आउट कर गए, ठीक है, उनमें से किसी को मान लो टाइफाइड था, उसके फीकल मैटर में वो टाइफाइड के बैक्टीरिया आ गए। 10 बजे वहां पे खोमचे वाला आ गया कटे हुए फल बेचने के लिए, ठीक है, फल काट के बेचते रहते हैं ना। अब धूल उड़ी, धूल के साथ वो जो फीकल मैटर था और जो बैक्टीरिया था वो उड़ा और आकर के फलों के ऊपर गिर गया, ठीक, आकर के फलों के ऊपर गिर गया और वो फल उसने किसी को खिला दिए, हो गया ना। या हाउस फ्लाई पहले उस फीकल मैटर पे बैठी, हाउस फ्लाई के लेग्स के साथ फीकल मैटर और बैक्टीरिया जुड़ गए और फिर वो फीकल मैटर और बैक्टीरिया फूड पे आ गए, ठीक है, और वो फूड उसने किसी को खिला दिया, ठीक है। ये हो गया फीको ओरल रूट। तो ज्यादातर इंफेक्शंस या तो हमारी सांस की नली के साथ जाते हैं, ठीक है, या जाते हैं इसके साथ, खाने के साथ। अगर हम यहां पर, ठीक है, अगर हम यहां पर एक गार्ड बैठा दें तो ज्यादातर इंफेक्शन ही रुक जाएंगे। टॉन्सिल्स आर लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स, tonsils are lymphatic structures,
ठीक है। टॉन्सिल्स लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं। टॉन्सिल्स प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन from microorganisms. Tonsils provides protections from microorganisms. हाँ सरफराज, उसका यही रीजन होता है कि टॉन्सिलाइटिस हो गई है सरफराज उस आदमी को। अगर किसी को खाना खाने में दर्द हो रहा है, इसको मतलब टॉन्सिल्स का इन्फ्लेमेशन है। देखो यहां पे ये है टॉन्सिल सरफराज, ये देखो यहां पर आ जाएंगे टॉन्सिल्स। ये टॉन्सिल्स है सरफराज। इन्फ्लेमेशन हो जाता है। कृति बिल्कुल सही कह रहे हो, टॉन्सिल्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। टॉन्सिल्स ना हमारे शरीर के गार्ड है। जैसे आपका जो आपकी जो लेन है ना, उसका आगे एक चौकीदार बैठा होता है, एक गार्ड बैठा होता है जो आपकी गली में किसी भी आने जाने वाले को रोकता है, पूछता है कहां जा रहे हो। ऐसी टॉन्सिल्स प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी, ठीक है, एंटरिंग द बॉडी। पीला ही ले लेता हूं यार, डार्क पे तो पीला ही अच्छा लगेगा, या ये वाला ट्राई करें। एंटरिंग द बॉडी, वाइट नहीं है, वाइट होता ना वाइट ले लेता, फिर तो मस्त हो जाता है ना। फ्रॉम नोज और माउथ, ठीक है, एंटरिंग द बॉडी थ्रू नोज और माउथ, ठीक है। अब देखो अगर ना कोई बदमाश आ गया, मान लो मुझे बताओ कि कोई बदमाश आदमी आ गया ना, मान लो कोई बदमाश आदमी आ गया, ठीक, तो वो सबसे पहले किसकी पिटाई करेगा? चौकीदार की, गार्ड की। भाई सबसे आगे कौन बैठा हुआ है? गार्ड बैठा हुआ है। और अगर कोई बदमाश आदमी आ गया तो आते ही वो सबसे पहले किसे पीटेगा? गार्ड को पीटेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, है ना, गार्ड की पिटाई करेगा तो उस समय गार्ड को सूजन आ जाएगी शरीर में। तो अगर कोई भी बहुत खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, अगर कोई बहुत ही डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, तो फिर वो सबसे पहले डैमेज भी किसे करेगा? टॉन्सिल्स को। सबसे पहले वो डैमेज भी टॉन्सिल्स को करेगा, और टॉन्सिल्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, हम उसे नाम देते हैं टॉन्सिलाइटिस। बिल्कुल सही कह रहे हो कृति, इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स। Inflammation of tonsils is called tonsillitis. टॉन्सिल्स के इन्फ्लेमेशन को हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। आप में से सबको क्लियर है ये? इज इट क्लियर टू एवरीवन? टॉन्सिल्स के इन्फ्लेमेशन को क्या नाम देते हैं? टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। और उस समय गले में दर्द होता है, ठीक है, पेन, जो आपने पूछा था, पेन इन थ्रोट, ठीक है। और इतना जबरदस्त पेन होता है गले के अंदर ना, इतना जबरदस्त पेन होता है गले के अंदर कि खाना भी नहीं खाया जाता, बोला भी नहीं जाता कई बार। इतना भयंकर किस्म का पेन होता है गले के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपका गली का जो चौकीदार है वो बहुत ही कमजोर है, हर आता जाता उसकी पिटाई कर रहा है, कोई भी आ रहा है 2 थप्पड़ मार रहा है उसमें, ठीक है, तो आप कहोगे यार तू जा, तू किसी काम का तो है नहीं, ठीक है, हट जाए यहां से। तो अगर किसी बच्चे के टॉन्सिल्स बहुत ही कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं
कि हर आता जाता माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डैमेज कर रहा है, ठीक है। तो उस बच्चे के गले में हमेशा ही दर्द रहेगा, ठीक है, उस बच्चे के गले में हमेशा ही दर्द रहेगा। और अगर उस बच्चे के गले में हमेशा ही दर्द रहेगा तो वो बच्चा खाना नहीं खा पाएगा, ठीक है ना, वो बच्चा खाना नहीं खा पाएगा। और अगर कोई बच्चा ठीक से खाना नहीं खा पाएगा तो उसकी ग्रोथ नहीं आ पाएगी, उसकी ग्रोथ नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो कुछ डॉक्टर्स फिर तो बच्चा बेचारा हाइट में छोटा रह जाएगा, ग्रोथ पूरी नहीं हो पाएगी, पतला दुबला रहेगा। तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि यार ये टॉन्सिल्स किसी काम के तो है नहीं इस बच्चे में, इन्हें काट के हटा दो। तो डॉक्टर्स फिर क्या करते हैं, टॉन्सिल्स काट के हटा देते हैं, है ना। उसको हम नाम देते हैं टॉन्सिलेक्टॉमी। टॉन्सिलेक्टॉमी, वेरी गुड सौरभ। कटिंग एंड रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स, वेरी गुड सौरभ। कटिंग एंड रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स, कटिंग एंड रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स, उसको हम टॉन्सिलेक्टॉमी कहते हैं। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सबको? नहीं, काट के हटाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी श्रवण, बस यही है कि अब यहां से वो एक्सपोज हो गया, पर वो टॉन्सिल वैसे भी कोई काम नहीं कर रहे थे, ठीक है भाई। श्रवण, तान्या, टॉन्सिल्स तो वैसे भी कोई काम नहीं कर रहे थे ना भाई, आपका गार्ड कोई काम तो कर ही नहीं रहा है, उसकी मल्लम पट्टी में आप लगे हुए हो क्योंकि हर आता है तो उसकी पिटाई कर रहा है, तो हटा ही दो उसको। क्लियर? अच्छा, ये जो टॉन्सिल्स होते हैं, ये टॉन्सिल्स एक रिंग की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। टॉन्सिल्स आर इन द फॉर्म ऑफ रिंग। ये टॉन्सिल्स एक रिंग की फॉर्म में होते हैं। हाँ बिल्कुल श्रवण, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो श्रवण। कम से कम खाना तो खा पाएगा उसके बाद, ठीक है, एटलीस्ट खाना तो खाएगा, ग्रोथ तो आएगी उसकी बच्चे की बेचारे की। टॉन्सिल्स आर इन द फॉर्म ऑफ रिंग। विवेक, अभी हम सलाइवरी ग्लैंड्स अभी हमने किया नहीं है, सलाइवरी ग्लैंड्स विवेक हम एक ही साथ करेंगे, ग्लैंड्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। पैरोटिड जो होता है वो एक सलाइवरी ग्लैंड होता है विवेक, जो सलाइवा सिक्रेट करता है, ठीक है। नहीं, शाउटिंग तो कनिका गले में दर्द इसलिए करती है क्योंकि हमारी जो वोकल कॉर्ड्स होती है ना, वोकल कॉर्ड्स, उनके अंदर सूजन आ जाती है। अगर आप जोर जोर से चिल्लाओगे तो चिल्लाने में आवाज प्रोड्यूस होगी, साउंड चाहिए, साउंड कहां से आएगी? साउंड बॉक्स से आएगी। साउंड बॉक्स जब ज्यादा काम करेगा तो जो वोकल कॉर्ड्स हैं उसमें सूजन आ जाएगी, इसलिए उसमें दर्द होता है, ठीक है कनिका। बिल्कुल श्रवण, सही कह रहे हो, वेरी गुड निहारिका, ठीक है। यस यस कनिका, ठीक है। टॉन्सिल्स आर इन द फॉर्म ऑफ रिंग कॉल्ड वाल्डेयर्स रिंग। ये एक रिंग की फॉर्म में होते हैं टॉन्सिल्स। वेरी गुड दीपांशु, वेरी गुड निहारिका, इसे वाल्डेयर्स रिंग कहते हैं। पेरियोडोंटल लिगामेंट फरीन होता है, जो दांत के चारों तरफ लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। फरीन जो दांत को हमारे गम्स के साथ ज्वाइन करने में मदद करते हैं, वो पेरियोडोंटल लिगामेंट होते हैं, ठीक है। फरीन जो दांत को लोअर जॉ के साथ ज्वाइन करवाते हैं, दैट इज पेरियोडोंटल लिगामेंट। श्रवण मैं दे दूंगा, ठीक है, अभी मैं देता हूं, आई विल गिव यू, ठीक है। ओके, टॉन्सिल्स आर इन द फॉर्म ऑफ रिंग कॉल्ड वाल्डेयर्स रिंग। अच्छा ये बताओ, बचपन में याद रखना 4 पेयर होते हैं टॉन्सिल्स के। चिल्ड्रन, 4 पेयर्स ऑफ टॉन्सिल्स। एडल्ट्स 3 पेयर्स ऑफ टॉन्सिल्स। बचपन में 4 पेयर्स होते हैं टॉन्सिल्स के, और एडल्ट्स में 3 पेयर होते हैं टॉन्सिल्स के।
ये एक रिंग है, सबसे ऊपर होते हैं, सबसे ऊपर की तरफ होते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल। सबसे ऊपर होता है फेरेंजियल टॉन्सिल। फिर होते हैं ट्यूबल टॉन्सिल। फिर होते हैं ट्यूबल टॉन्सिल, ठीक है। फिर होते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल, बना लो ये। और होते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। बना लो ये, बना लो। 4 पेयर होते हैं, ठीक है, बचपन में। लेकिन याद रखना, प्यूबर्टी पर जो फेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। प्यूबर्टी पर फेरेंजियल टॉन्सिल्स खत्म हो जाते हैं। एट प्यूबर्टी फेरेंजियल टॉन्सिल्स आर लॉस्ट। क्लियर हो गया? इस रिंग को नाम देते हैं वाल्डेयर्स रिंग। इस रिंग को हम नाम देते हैं वाल्डेयर्स रिंग। चलो, हाँ रेहान, वो टॉन्सिल्स क्या, वो लिम्फ नोड्स होते हैं रेहान, ठीक है। रेहान ने बोला है कि कभी कभी बॉडी पे भी आते हैं। रेहान, उनको हम एक्चुअली लिम्फ नोड्स कहते हैं, ठीक है। दे आर एक्चुअली नोन एज लिम्फ नोड्स। उन्हें हम लिम्फ नोड्स कहते हैं रेहान। अभी तक हमने जो किया है ना, 2 मिनट आप उनको पढ़ लो। आपको अब तक फेरिंग्स के अंदर कुछ भी पूछना आप पूछ लो, फिर हम इसोफेगस पे मूव कर जाते हैं। आपको फेरिंग्स में कुछ भी पूछना है, यू कैन आस्क, देन वील मूव ऑन टू इसोफेगस। फिर हम इसोफेगस पे मूव कर जाते हैं। मैं रुक जाता हूं 2 मिनट, ठीक है। आपको कुछ भी पूछना है तो आप प्लीज पूछ लो। वी विल देन मूव ऑन टू इसोफेगस। पढ़ लो एक बार, कोई भी डाउट आपके दिमाग में आ रहा है, क्योंकि जूलॉजी मेरा ऐसा मानना है कि आप साथ साथ ही करते रहना, ठीक है। मेरे लेक्चर लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा जूलॉजी करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। बस इसके बाद आप अपने क्वेश्चंस लगाना, ठीक है। बहुत ज़्यादा जूलॉजी, एक बार अगर मेरा लेक्चर आपने ध्यान से सुन लिया है तो फिर जूलॉजी पढ़ने की आपको अलग से बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ साथ ही याद होता चला जाएगा आपको। लैरिंग्स, सुरेखा, लैरिंग्स डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। लैरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना सुरेखा। तो जब हम सुरेखा मनु, ठीक है, तो जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे उसमें लैरिंग्स पढ़ेंगे। हाँ, समीर कह रहे हैं कि सर स्प्राइट क्लियर है, स्प्राइट क्लियर है। ओके, निधि ऐसे कर रहे हैं, क्लियर समीर। ओके, वी नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, इसोफेगस, ठीक है। ट्रैकिया की हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, पहले हम बात कर रहे हैं इसोफेगस की। ओके, वी नाउ मूव ऑन टू इसोफेगस। इसोफेगस इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप। ये रहा इसोफेगस, दिस इज इसोफेगस, ठीक है। इसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। इसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। देखो, खाना जो है वो एयर तो चलेगी ट्रैकिया में, और खाना जो है वो आ गया इसोफेगस पे। ये इसोफेगस है, ठीक है। और इसके थ्रू खाना होते हुए कहां पहुंचेगा, स्टमक के अंदर। ये नीचे स्टमक नजर आ रहा है आपको, ठीक है। ये इसोफेगस में खाना आ गया,
ठीक है, दिस इज फूड जो इसोफेगस के अंदर आ गया। ठीक, ईसोफेगस में दो स्फिंक्टर्स होते हैं, एक तो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, वो तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक होता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को हम गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। बिल्कुल से कह रहे हो, इसे हम कार्डिक स्फिंक्टर भी कहते हैं। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड कार्डिक स्फिंक्टर, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं, या फिर हम इसे कार्डिक स्फिंक्टर भी कहते हैं। कार्डिक स्फिंक्टर भी कहते हैं। कार्डिक स्फिंक्टर भी कहते हैं। अच्छा, हाँ, दीपांशु ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये मैंने आपको नहीं बताया था। इसोफेगस की ओपनिंग को फेरिंक्स में कहते हैं गलेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन दीपांशु, अच्छा कि तुमने मुझे याद दिला दिया। ओपनिंग ऑफ, ये लिख लो आप, ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इन फेरिंक्स इज गलेट। ये लिख लो आप, ये लिख लो, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने याद दिला दिया दीपांशु ने। ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इन दी फेरिंक्स इज कॉल्ड गलेट। प्रशांत, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर ड्यूडेनम में नहीं होता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है प्रशांत, जहां इसोफेगस हार्ट के अंदर, इसके स्टमक के अंदर एंटर करती है। वेरी गुड रहना, इट इज प्रेजेंट बिटवीन इसोफेगस एंड कार्डिक पार्ट ऑफ द स्टमक। ग्लॉटिस अंशिका, ग्लॉटिस जो होता है ना अंशिका, ग्लॉटिस एक मसल होती है, दिस इज ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर एक इलास्टिक कार्टिलेज का फ्लैप होता है, ये एपिग्लॉटिस। ठीक है अंशिका, जो मसल है एपिग्लॉटिस जिससे जुड़ा होता है वो ग्लॉटिस होती है। तो ग्लॉटिस एक मसल होती है और उसके ऊपर इलास्टिक कार्टिलेज का एक फ्लैप होता है, उसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो रहना, रैनी, ये जो होती है ना ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस, ये बेसिकली ट्रैकिया की ओपनिंग्स होती हैं, विंड पाइप की ओपनिंग होती है। क्लियर हो गया? ये अच्छा क्वेश्चन था जो रह गया था हमसे। ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इन फेरिंक्स इज कॉल्ड गलेट। गलेट याद रखना, लिख लो इसोफेगस। इसोफेगस ठीक है, इसोफेगस का अपर 1/3 पार्ट, ये जो इसोफेगस की ओपनिंग है इसे हम गलेट कहते हैं, है ना। इसोफेगस की जो ओपनिंग है दैट इज नोन एज गलेट, उसे हम गलेट कहते हैं। ठीक है, तो उसका जो अपर 1/3 पार्ट होता है, अपर 1/3 पार्ट, ये इनवॉलेंट्री मसल्स का होता है, सॉरी वॉलेंट्री मसल्स का होता है, इनवॉलेंट्री का नहीं, वॉलेंट्री का। और लोअर 2/3 पार्ट जो होता है ये इनवॉलेंट्री मसल्स का होता है। ठीक, जो अपर 1/3 है, यस अभिषेक, वो वॉलेंट्री है,
ठीक है, और लोअर 2/3 जो है वो इनवॉलेंट्री है। क्लियर हो गया? अपर 1/3 पार्ट इसलिए वॉलेंट्री मसल्स का बना होता है क्योंकि ये ना जो फोर्स एक्सर्ट होती है ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ द फूड उसे रिसीव करता है। याद रखना, स्वेलोइंग ऑफ फूड इज कॉल्ड डेग्लूटेशन। स्वेलोइंग ऑफ फूड को हम डेग्लूटेशन कहते हैं। ठीक है, इट इज ए रिफ्लेक्स एंड वॉलेंट्री प्रोसेस। ठीक है, डेग्लूटेशन, रिफ्लेक्स एंड वॉलेंट्री प्रोसेस। इट इज ए रिफ्लेक्स एंड वॉलेंट्री प्रोसेस। ठीक है, तो जो अपर 1/3 पार्ट है इसोफेगस का वो वॉलेंट्री मसल्स का है, और जो लोअर 2/3 पार्ट है वो इनवॉलेंट्री मसल्स का होता है। दैट इज मेड अप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल्स का क्या होता है? व्हाई इज इट मेड अप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स? ये इनवॉलेंट्री मसल्स का क्यों बना होता है? एनीवन? हाँ जी, जो लोअर पार्ट है वो इनवॉलेंट्री मसल्स का क्यों है? ऊपर का 1/3 पार्ट तो वॉलेंट्री मसल इसलिए है ताकि वो फोर्स को रिसीव करता है जिसके थ्रू खाना स्वेलो किया जा रहा है। ठीक है, वॉलेंट्री है खाना स्वेलो करना। लेकिन लोअर 2/3 पार्ट इसलिए वॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री होता है, क्योंकि यहां से ना एक रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वेव शुरू होती है ना, एक कांस्टेंट वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, एक कांस्टेंट वेव ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। यहां से ना एक वेव शुरू होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, और इस वेव को वेरी गुड निखिल, दीपांशु, वेरी गुड फरहीन, एक वेव शुरू होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, और इस वेव को हम क्या नाम देते हैं? इस वेव को हम नाम देते हैं पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, इस वेव को नाम देते हैं पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, और ये पेरिस्टाल्सिस क्या होती है? इनवॉलेंट्री होती है। दिस पेरिस्टाल्सिस इज इनवॉलेंट्री। ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। भाई खाना तो हमने सुबह ही खाया था, ब्रेकफास्ट 8 बजे किया था, पेरिस्टाल्सिस तो अभी भी चल रही है। इट इज नॉट अंडर अवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है ना, इसे हम पेरिस्टाल्सिस को, यही पेरिस्टाल्सिस की वेव खाने को एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू पार करवाती है। ठीक है, यस ऋतु, ये जो वेव है पेरिस्टाल्सिस की, ये एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू खाने को पार करवाती है। अगर पेरिस्टाल्सिस फास्ट हो जाए, अगर पेरिस्टाल्सिस फास्ट हो जाए तो खाना बहुत तेजी से मूव करेगा एलिमेंट्री कैनाल में, उसे एब्जॉर्ब होने का मौका नहीं मिलेगा। डायरिया, अगर पेरिस्टाल्सिस फास्ट हो जाए, डायरिया, क्योंकि खाना इतनी तेजी से एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू पार कर जाएगा कि उस खाने को एब्जॉर्ब होने का मौका ही नहीं मिलेगा। डायरिया। अगर पेरिस्टाल्सिस स्लो हो जाए, अगर पेरिस्टाल्सिस स्लो हो जाए, ठीक है, तो बहुत धीरे धीरे खाना मूव करेगा, इतनी धीरे धीरे खाना मूव करेगा कि वो जाकर के लास्ट तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाएगा, ज्यादा एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर पेरिस्टाल्सिस सीधी चलने के बजाय उल्टी चल पड़े, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, वॉमिटिंग। ठीक है, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, वॉमिटिंग, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, वॉमिटिंग। ठीक है, तो ये जो पेरिस्टाल्सिस होती है ये लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस से शुरू होती है। ठीक है,
और ये ही खाने को पार करवाती है अक्रॉस ईसोफेगस एंड एंटायर एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये खाने को पार करवाती है अक्रॉस ईसोफेगस, ठीक है, एंड एंटायर एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर हो गया? अच्छा बताओ क्या क्या चीजें, फैक्टर्स विच हेल्प इन पैसेज ऑफ फूड अक्रॉस एलिमेंट्री कैनाल, अक्रॉस ईसोफेगस। लिख लो फैक्टर्स, फैक्टर्स which help in movement of food across esophagus। क्वेश्चन लिखो। वेरी गुड सरफराज। स्लिपरी सरफेस ऑफ ईसोफेगस मतलब जो म्यूकस की लाइनिंग होती है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो सबसे पहले आंसर आ जाएगा इसका म्यूकस। वेरी गुड, है ना, म्यूकस मूव करवाता है फूड को अक्रॉस ईसोफेगस, बिल्कुल सही कह रहे हो। म्यूकस मूव करवाता है, यूवुला, म्यूकस, वन वे वर्किंग ऑफ स्फिंक्टर्स, ठीक है। और कुछ बताओ। फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ द फूड, ठीक है, फोर्स exerted during swallowing of the food। फिर पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ग्रेविटी। अभिषेक, सबसे बड़ी बात अभिषेक, ग्रेविटी। कैपिटल में लिखो, GRAVITY। सबसे बड़ी बात ग्रेविटी। ग्रेविटी मूव करवाती है फूड को अक्रॉस द ईसोफेगस। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर आप बैठ के खा रहे हो तो खाना आराम से अंदर चला जाएगा, अगर आप लेट के खा रहे हो तो खाना अंदर नहीं जाएगा, प्रॉब्लम आएगी। और अगर आप सर के बल खड़े हो गए, उल्टे खड़े हो गए और फिर खाना खाने की कोशिश करी तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल हो गया। थर्ड पॉइंट है पेरिस्टाल्सिस। पहला पॉइंट है म्यूकस, यस फरहीन, यस सरफराज, यस दीपांशु, शिवानी, अभिषेक, ठीक है। सबसे पहली पॉइंट है म्यूकस, दूसरा पॉइंट है फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग स्वॉलिंग ऑफ द फूड, तीसरा पॉइंट है पेरिस्टाल्सिस, लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है ग्रेविटी। ईसोफेगस क्लियर हो गया आप सबको? ईसोफेगस इज क्लियर। अब हम स्टमक में मूव कर जाएं क्या? ईसोफेगस क्लियर है, अब हम स्टमक के अंदर मूव करें क्या? देख लो, कुछ पूछना है आपको स्टमक, ईसोफेगस के अंदर? एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क इन ईसोफेगस? सबको सब कुछ क्लियर होता जा रहा है? जूलॉजी आपको लेक्चर के दौरान ही याद हो जाए, यही मेरी कोशिश है। इसीलिए एक चीज को मैं 2-3 बार रिपीट कर देता हूं, ताकि आप जब इस लेक्चर से जाओ तो बहुत ज्यादा आपको दोबारा से नोट्स खोलने की जरूरत ना पड़े। ये सब यहां का यहां ही आराम से याद हो जाए। एक ही बार पढ़ लोगे तो फटाक से याद हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर, थैंक यू। अब हम मूव करते हैं स्टमक के ऊपर, ठीक है। वी नाउ मूव ऑन टू स्टमक। अब हम आते हैं स्टमक के ऊपर। अब हम आते हैं स्टमक के ऊपर। स्टमक, स्टमक का जो मेन पार्ट है, स्टमक का साइंटिफिक नेम क्या होता है? स्टमक का साइंटिफिक नेम होता है गैस्टर। स्टमक का साइंटिफिक नेम होता है गैस्टर, ठीक है। साइंटिफिक नेम ऑफ द स्टमक इज गैस्टर। क्लियर है? स्टमक जो होता है, आप देख रहे हो जे शेप का स्ट्रक्चर है,
जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। स्टमक जो होता है वो जे शेप का स्ट्रक्चर होता है, जे शेप का स्ट्रक्चर है। स्टमक का ना डबल फंक्शन होता है, स्टमक का डबल फंक्शन होता है। ये खाने को स्टोर भी करता है और ये खाने को डाइजेस्ट भी करता है। ठीक है, स्टमक का डबल फंक्शन होता है, ये खाने को स्टोर भी करता है और ये खाने को डाइजेस्ट भी करता है। चलो मुझे ये बताओ सौरभ, एब्जॉर्प्शन, हाँ तनीषा बहुत ही कम होता है, कुछ चीजों का ही होता है, लेकिन है ना, चलो कुछ पार्ट एब्जॉर्ब भी कर लेता है। तनीषा ने बात सही बोली है। चलो हम ये भी कर लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन भी कर लेता है थोड़ा बहुत, ड्रग्स वगैरह का, अल्कोहल का हो जाता है थोड़ा बहुत। इसका मेन फंक्शन क्या है स्टमक का? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्टमक? मेन फंक्शन क्या है? क्या स्टोरेज इसका मेन फंक्शन है या डाइजेशन इसका मेन फंक्शन है? इन दोनों में से मेन क्या है? स्टोरेज और डाइजेशन में से मेन फंक्शन स्टमक का क्या होता है? स्टोरेज मेन फंक्शन है या डाइजेशन मेन फंक्शन है? स्टोरेज, स्टोरेज मेन फंक्शन होता है स्टमक का। मेन फंक्शन स्टोरेज होता है, खाने को स्टोर करता है। डाइजेशन जो होता है वो मेन फंक्शन इंटेस्टाइन का होता है। डाइजेशन मेन फंक्शन इंटेस्टाइन का होता है, स्टोरेज फंक्शन होता है स्टमक का। देखो बात सुनो, बात सुनो, जस्ट लिसन। हमारे को जो ग्रोथ होती है, हमारी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बॉडी के हर एक सेल में होती है ना। ईच एंड एवरी सेल हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड ईच एंड एवरी सेल हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ, हेल्प्स इन ग्रोथ। ये आपको पता है, ठीक है, ये आपको पता है। ये मान लो कोई सेल है हमारी बॉडी का, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ये ब्लड है और ये सेल है। ठीक है, तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, नहीं फॉरेन प्रोटीन डाइजेशन भी मेनली इंटेस्टाइन में ही होता है। ट्रिप्सिन मेन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और ट्रिप्सिन इंटेस्टाइन के अंदर होता है। प्रोटीन डाइजेशन भी मेनली इंटेस्टाइन में ही होता है, फरीन। ठीक है, अच्छा सुनो, ये हमारी इंटेस्टाइन है, ठीक है, और ये ब्लड वेसल है और ये सेल है। अब जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और जो ग्रोथ हो रही है वो तो सेल के अंदर हो रही है। जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और जितनी भी ग्रोथ हो रही है वो सारी तो सेल के अंदर हो रही है। ठीक, इसका और एनर्जी हमारी बॉडी में 24 आवर्स प्रोड्यूस होती है। ग्रोथ और एनर्जी जो है वो तो 24 आवर्स चलती है। ऐसा थोड़ी ना है कि दिन के टाइम पे ग्रोथ होगी और या एनर्जी बनेगी और रात को नहीं होगी। अगर ग्रोथ ऑफ एनर्जी 24 आवर्स चल रही है सेल के अंदर, तो हमें अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज सेल तक 24 आवर्स पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि अमीनो एसिड ग्रोथ करवाएंगे और ग्लूकोज एनर्जी देगा। अगर हमें फूड को, डाइजेस्टेड फूड को सेल को 24 घंटे पहुंचाना पड़ेगा, तो हम इसका मतलब डाइजेशन भी 24 घंटे होना चाहिए। डाइजेशन भी 24 घंटे चलते रहना चाहिए, तभी तो डाइजेस्टेड फूड सेल तक पहुंचेगा। अगर डाइजेशन 24 घंटे चलना है तो हमें खाना भी खाना चाहिए 24 घंटे। क्लियर हो रहे हो? उल्टा चल रहे हैं हम, उल्टा चल रहे हैं कि अगर सेल के अंदर एनर्जी और ग्रोथ 24 आवर्स चलती है, प्रोड्यूस होती है, तो सेल के अंदर एनर्जी और ग्रोथ के लिए डाइजेस्टेड फूड 24 आवर्स पहुंचना चाहिए, लगातार 24 घंटे पहुंचना चाहिए। अगर सेल के पास लगातार 24 घंटे फूड पहुंचना चाहिए तो हमें डाइजेशन भी 24 घंटे चलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही खाना सेल तक जाएगा। अगर डाइजेशन हमारी बॉडी में 24 घंटे चलता है, 24 आवर्स चलता है, तो इसका मतलब खाना हमें 24 आवर्स खाते रहना चाहिए, पर यह नहीं हो सकता। यहां पे आके प्रॉब्लम आ जाती है। वी कैन नॉट टेक इन फूड फॉर 24 आवर्स, यहां पे लिमिटेशन आ जाती है। तो हम क्या करते हैं कि हम खाना खा लेते हैं, ये खाना जाकर के स्टमक के अंदर स्टोर हो जाता है।
ठीक है, ये खाना जा करके स्टमक के अंदर स्टोर हो जाता है और फिर ये स्टमक की प्रॉब्लम है कि वो रेगुलर इंटरवल्स पे इस खाने को इंटेस्टाइन में भेजता रहे। अब क्लियर हो गया क्या चक्कर है? हम 5-6 घंटे में, हम मान लो 5 घंटे में एक बार हमने खाना खाया, पेट भर लिया, स्टमक फिल कर लिया खाने से, ठीक है। अब यहां से खाना रेगुलर इंटरवल्स पे निकल करके, ठीक है, अब यहां से खाना रेगुलर इंटरवल्स पे निकल करके और स्टमक में जाता रहेगा। क्लियर हो गया? क्लियर है? यस। उसके बाद ये स्टमक की प्रॉब्लम होती है कि वो रेगुलर, और जब स्टमक खाली हो जाएगा, सारा खाना उसने इंटेस्टाइन में भेज दिया, तो हमें फिर भूख लगाएगी और फिर हम फिर खा लेंगे, फिर पेट को भर लेंगे, फिर स्टमक को फिल कर लेंगे। ये होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ ठीक है। यस, स्टोरेज 4.5 घंटे तक, दीपांशु सही कह रहे हो। अच्छा आप देखो, फूड स्टेज, अच्छा कैपेसिटी कितनी है स्टमक की? हम कितना खाना खा सकते हैं एक बार में? What is the capacity of stomach? What is the capacity of the stomach? हम कितना खाना एक बार में खा सकते हैं? Anyone? Very good अंशिका, वेरी गुड अभिषेक। हमारी स्टमक की नॉर्मल कैपेसिटी करीब 1.5 लीटर्स होती है। हमारी स्टमक की, यस सरफराज, यस तनिषा, हमारी स्टमक की नॉर्मल कैपेसिटी करीब 1.5 लीटर्स की होती है। बिल्कुल से कह रहे हो फरहीन, तान्या, ठीक है। लेकिन अगर 1.5 लीटर खाने के बाद भी हमारा मन नहीं भरा, हमें और भूख लगी हुई है और खाना खाना चाहते हैं, तो उस समय ना स्टमक के अंदर कुछ फोल्डिंग्स होते हैं। स्टमक के अंदर ना ऐसे कुछ फोल्डिंग्स होते हैं। इन फोल्डिंग्स को हम नाम देते हैं रुगे, RUGA, है ना। स्टमक के अंदर कुछ फोल्डिंग्स होते हैं, रुगे, है ना। गैस्ट्रिक रुगे कहते हैं इनको। एक यहां पे पैलेटाइन रुगे पढ़े थे हमने, जो फूड को अंदर जाने से रोकते हैं, स्लिप होने से। यहां पर एक गैस्ट्रिक रुगे आते हैं। ये जो गैस्ट्रिक रुगे होते हैं, ये खुलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो 1.5 लीटर्स के बाद गैस्ट्रिक रुगे खुल जाते हैं, ठीक है। रुगे ओपन्स, रुगे ओपन्स, और ये स्टमक की कैपेसिटी को 3 लीटर तक कर देते हैं। इंक्रीजेस कैपेसिटी टू 3 लीटर्स, ये स्टमक की कैपेसिटी को 3 लीटर तक कर देते हैं। मैक्सिमाइजिंग एरिया, वेरी गुड। रिजिज ऑफ मसल्स होती हैं, बिल्कुल से कह रहे हैं। रुगे जो होते हैं, दीज आर रिजिज ऑफ मसल्स, वो खुल जाते हैं तनीषा, और स्टमक की कैपेसिटी को 3 लीटर तक कर देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ाते हैं निधि, ठीक है। लेकिन 3 लीटर के बाद नहीं खा सकते हम, फिर तो वॉमिटिंग आ जाएगी। अगर हम ये सोचे कि 3 लीटर के बाद भी खा लेंगे तो नहीं, फिर तो वॉमिटिंग आएगी, फिर नहीं हो सकता कुछ भी, ठीक है। ओके, याद रखना, फूड स्टेज फॉर मैक्सिमम टाइम इन स्टमक। फूड स्टेज फॉर मैक्सिमम टाइम इन द स्टमक।
खाना सबसे ज्यादा देर स्टमक के अंदर रुकता है? हाँ जी, कौन सा खाना कितनी देर रुकता है? ठीक है, फूड स्टेज फॉर मैक्सिमम टाइम इन द स्टमक। कौन सा खाना कितनी देर के लिए रुकता है? डंपिंग सिंड्रोम फरीन बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं डंपिंग सिंड्रोम पे। पहले बताओ कौन सा खाना कितनी देर के लिए रुकता है? कार्बोहाइड्रेट कितनी देर के लिए रुकता है, प्रोटीन कितनी देर रुकता है, और फैट्स कितनी देर रुकते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अंशिका। कार्बोहाइड्रेट्स करीब 3 आवर्स, प्रोटीन्स करीब 4 आवर्स, फैट्स सबसे ज्यादा देर रुकते हैं 6 आवर्स। फैट सबसे ज्यादा देर रुकते हैं 6 आवर्स। बिल्कुल सही कह रहे हो। सबसे जल्दी स्टमक को छोड़ के जाता है कार्बोहाइड्रेट्स 3 घंटे के अंदर अंदर, प्रोटीन्स जाता है 4 घंटे के अंदर अंदर, और फैट्स जाते हैं 6 घंटे के अंदर अंदर। यस तनिषा, कार्बोहाइड्रेट सबसे कम टाइम रुकता है स्टमक के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, स्टमक के अंदर सबसे कम टाइम रुकता है। ठीक है, नेक्स्ट यू कम टू पार्ट ऑफ द स्टमक। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन वन क्वेश्चन, राइट डाउन वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन वन क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स द स्टमक अर्लीएस्ट? क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स द स्टमक अर्लीएस्ट? Which of the following leaves the stomach earliest? A. Carbohydrates, B. Proteins, C. Fats. Which of the following leaves the stomach earliest? A. Carbohydrates, B. Proteins, C. Fats. D. Alcohol. डी अल्कोहल। दोबारा सुनो, अभी मैंने डी ऑप्शन तो बताया नहीं था। डी अल्कोहल, ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन्स, सी फैट्स, डी ऑप्शन भी तो लिखोगे, डी इज अल्कोहल। इनमें से कौन सा स्टमक को सबसे जल्दी छोड़ता है? अब आप सही आंसर दे रहे हो, डी अल्कोहल। अल्कोहल स्टमक को सबसे जल्दी छोड़ती है। देखो, जो खाना है, जो भोजन है, जो भोजन होता है उसे तो जाना होता है, जो भोजन होता है उसे तो जाना होता है इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए। ठीक है, उसे तो जाना होता है इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए। लेकिन जो अल्कोहल है वो तो भोजन नहीं है, उसे इंटेस्टाइन में थोड़ी जाना है डाइजेशन के लिए। फूड हैज टू एंटर इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन। फूड क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इनको जाना है इंटेस्टाइन में फॉर डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट को थोड़ी जाना है इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए। इसको अल्कोहल को, अल्कोहल फूड थोड़ी ना है, तो अल्कोहल डज नॉट हैव टू गो इनटू इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन। तो अल्कोहल तो सीधी स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाती है। अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन तो सीधा स्टमक से हो जाता है। ठीक है, अल्कोहल पी किसी ने, ये देखो, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल पहुंची स्टमक में और स्टमक की ब्लड वेसल से एब्जॉर्ब हो गई। यहां पर ब्लड वेसल्स हैं, इन ब्लड वेसल्स के थ्रू ये एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, तो इसको इंतजार ही नहीं करना पड़ता कि कभी इंटेस्टाइन में जाए। पी किसी ने, स्टमक में पहुंची और स्टमक की ब्लड वेसल से निकल गई। अल्कोहल स्टमक को विद इन 15 मिनट्स छोड़ देती है। अल्कोहल लीव्स द स्टमक, लिख लेना, विद इन 15 मिनट्स। ओहो तनिषा तनिषा ने ग्लास भेजा पूरा।
डाइजेस्ट नहीं होती शिवानी, अल्कोहल इज नॉट डाइजेस्टेड, अल्कोहल सीधी अब्जॉर्ब होती है। मैंने पहले लेक्चर में काफी टाइम लेकर आपको लोगों को समझाया था कि डाइजेशन होता है ब्रेकिंग ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल, अल्कोहल मैक्रो माइक्रो कुछ नहीं है, ठीक है, तो उसका डाइजेशन नहीं होगा, इट डज नॉट डाइजेस्ट, ये तो सीधी एब्जॉर्ब होती है। जो चीज डाइजेस्ट नहीं होती वो एब्जॉर्ब होती है ना। अब आप किसी को ग्लूकोज पिला दो तो ग्लूकोज स्टमक से नहीं एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसे इंटेस्टाइन में क्यों जाना है डाइजेशन के लिए। यस अभिषेक, शिवानी, ओहो सौरभ, एब्सोल्यूट। चलो आगे चलो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। वाई अल्कोहल इज टेकन विथ फैट्स एंड रफेज। आज हम पूरी अल्कोहल की बात करने पर उतर आए हैं। वाई अल्कोहल इज टेकन विथ फैट्स एंड रफेज, बट टेकिंग अल्कोहल इज वेरी बैड फॉर हेल्थ। बहुत गंदी आदत होती है, बहुत दूर रहना चाहिए इससे, अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग से, सबसे, इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए। ये सब चीज़ें शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। आपने पढ़ा ना 12th में अल्कोहल में जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में था, स्टमक को डैमेज तो करती है, लीवर को बहुत भयंकर डैमेज करती है, सिरोसिस कर देती है, लीवर फेलियर हो जाता है, डेथ हो जाती है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, यहां लिख लो। Why alcohol is taken with fats and roughage? Why alcohol is taken with fats and roughage? अल्कोहल को फैट्स और रफेज के साथ क्यों लिया जाता है? हाँ जी, वाई अल्कोहल इज टेकन विथ फैट्स एंड रफेज। अल्कोहल को फैट्स और रफेज के साथ क्यों लेते हैं? समीर, 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 अल्कोहल के साथ इनटेकिंग कैपेसिटी क्यों बढ़ जाती है? ओहो, एनीवन, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? शिवानी कह रहे बफरिंग हो रही है, बफरिंग हो रही है क्या? पर मैं तो अपने आप को साफ देख पा रहा हूं शिवानी, मेरे सामने तो बफरिंग नहीं है, क्योंकि एक मोबाइल पे मैंने भी खोला हुआ है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने भी तो शिवानी खोला हुआ है एक इस पे मोबाइल के ऊपर, वहां तो कोई बफरिंग नजर नहीं आ रही है। हाँ जी, चलो फिर वी कम बैक टू अवर क्वेश्चन, व्हाई अल्कोहल इज। यस, वेरी गुड सौरभ, दीपांशु, वेरी गुड। देखो होता क्या है, देखो होता क्या है, स्टमक जो होता है ना, देखो स्टमक के ऊपर ना एक लेयर बना लेता है ये चीजें। फैट्स और रफेज देखो भारी होते हैं, भारी होंगे तो स्टमक के ऊपर एक लेयर बना लेंगे, ठीक है, दे विल फॉर्म ए लेयर ऑन द स्टमक, ठीक है, ये चीजें स्टमक के ऊपर एक लेयर बना लेती हैं। ठीक है, दीज थिंग्स फॉर्म्स ए लेयर ऑन द स्टमक। और अल्कोहल याद रखना बहुत जबरदस्त इरिटेंट होती है, ठीक है, अल्कोहल जो होती है वो बहुत ही भयंकर इरिटेंट होती है, जलन पैदा करती है। हाँ, बहुत ही जबरदस्त इरिटेंट होती है, बहुत जबरदस्त जलन पैदा करती है अल्कोहल जो होती है। वेरी गुड सौरभ, ठीक है, तो एक तो इरिटेटिंग इफेक्ट बचता है, ठीक है, द इरिटेटिंग इफेक्ट ऑफ अल्कोहल इज रिड्यूस्ड।
ठीक है, बिल्कुल वीडियो सही चल रहा है, यही मैं भी बता रहा था क्योंकि मैं भी एक मोबाइल के ऊपर अपना देख रहा हूं ये लाइव। ठीक है, तो फैट्स और रफेज जो होते हैं ना, फैट्स एंड रफेज, ये एक लेयर बना लेते हैं स्टमक के ऊपर, तो अल्कोहल डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होती, डायरेक्ट स्टमक को टच नहीं करती, तो जो इरिटेटिंग इफेक्ट होता है अल्कोहल का वो नहीं आ पाता। अदरवाइज अल्कोहल ना बहुत जबरदस्त इरिटेशन पैदा करती है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त इरिटेशन पैदा होती है अल्कोहल से। नॉर्मल हो गया शिवानी? ठीक है, इन्फ्लेमेशन रोकने के लिए प्रशांत, तो आंसर लिख लेना, टू प्रिवेंट irritating effect of alcohol on the stomach, to prevent irritating effect of alcohol on the stomach। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया, to prevent irritating effect of alcohol on the stomach। दूसरा लिखो, नंबर 2 पे लिखो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो। दूसरा कि ना एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है, इट स्लोज डाउन द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल। तो धीरे धीरे अगर एब्जॉर्प्शन स्लो होगा तो धीरे धीरे जाके स्ट्राइक करेगी ब्रेन को, धीरे धीरे लीवर में पहुंचेगी और जाकर के मेटाबोलाइज हो जाएगी, इफेक्ट खत्म हो गया। तो अगर बीच में कोई लेयर नहीं है, 60 ml किसी ने अल्कोहल लिए तो वो एक साथ एब्जॉर्ब होती है, बहुत तेजी से स्ट्राइक करती है ब्रेन को, सारी 60 ml एक साथ स्ट्राइक करेगी और सारी 60 ml लीवर में जाकर के एक साथ मेटाबोलाइज होकर इफेक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लेयर बना दिया स्टमक पे और एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करवा दिया, ठीक है, तो धीरे धीरे स्ट्राइक करती रहेगी, लंबे समय तक इफेक्ट आएगा। और अल्कोहलिक को चाहिए कि उसे लंबे टाइम तक इफेक्ट चाहिए। अल्कोहलिक वांट्स द इफेक्ट शुड रिमेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको ये इफेक्ट लंबे समय तक चाहिए। क्लियर हो गया? तो दूसरा क्वेश्चन लिख लेना, टू रिटार्ड, ठीक है, या टू डिक्रीज और टू प्रोलॉन्ग, ऐसे लिखो, टू प्रोलॉन्ग द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन द स्टमक, टू प्रोलॉन्ग द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन द स्टमक। ठीक है, और कुछ पूछना है आपने? अब आ जाओ पार्ट्स ऑफ द स्टमक। ठीक है, एक तो होता है कार्डियक पार्ट, ये कार्डियक पार्ट है, ये फंडस है, ठीक है, ये पूरा पार्ट बॉडी है और ये पाइलोरिक एंट्रम है। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना, मैं जरा जस्ट होल्ड, मैं बैटरी लगा लूं जरा, होल्ड फॉर ए मिनट, एक सेकंड होल्ड कर लो, है ना, क्लास में एक सेकंड के लिए होल्ड कर रहा हूं। ठीक है, चलो बाद में देख लेंगे, अभी इतना है नहीं, इतना तो खींच देगा, अभी 5-1 मिनट रह गए। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्टमक में लिख लो, पहला लिख लो कार्डियक पार्ट, हम इसे कार्डियक पार्ट क्यों कहते हैं? एक सेकेंड होल्ड करो, होल्ड करो, आई विल जस्ट पुट इन अ बैटरी, होल्ड फॉर ए मिनट, चार्जर लगा लूं, चार्जर लगाता हूं, 1 मिनट रुक जाओ।
ओके, मैं वापस आ गया। हाँ जी, यस, इसे हम कार्डिक पार्ट क्यों कहते हैं? इट इज प्रेजेंट वेरी क्लोज टू द हार्ट। ठीक है, अब मैं आ गया वापस। इट इज प्रेजेंट वेरी क्लोज टू द हार्ट। ठीक है, और कई बार पता है जो एसिड होता है ना, एसिड इतना तेजी से रिफ्लेक्स करता है, एसिड रिफ्लेक्स, कई बार ना एसिड रिफ्लेक्स इतना तेज आता है कि ना एसिडिटी एकदम ऐसे लगती है जैसे हार्ट का पेन हो रहा। ठीक है, बड़े से बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट भी बिना ईसीजी के नहीं बता सकता कि वो हार्ट का पेन है या वो एसिडिटी का पेन है। इतना जबरदस्त मिमिक करता है ये हार्ट के पेन को, इतना भयंकर तरह से मिमिक करता है हार्ट के पेन को कि ना बड़े से बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट भी ये नहीं बता सकता कि ये हार्ट का पेन है या ये एसिडिटी का पेन है। हार्ट बर्न कहते हैं, वेरी गुड, इसे हार्ट बर्न कहते हैं, वेरी गुड, इसको हार्ट बर्न कहते हैं, दिस इज कॉल्ड हार्ट बर्न। सही कह रहे हो बिल्कुल। ठीक है, फंडस, एक होता है फंडस फिल्ड विद गैस एंड एयर। फंडस इज फिल्ड विद गैस एंड एयर, एसिडिटी कहते हैं बिल्कुल। ठीक है, फंडस गैस और एयर से भरा होता है। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना पहले जाकर के नीचे गिरता है। ठीक है, ये नीचे गिर रहा है खाना। ठीक है, जब ये खाना नीचे गिरता है, ठीक है, जब ये खाना सीधा नीचे गिरता है, ठीक है, तो नीचे गिरने के बाद फिर ये भरना शुरू हो जाएगा, ये भरता चला गया, और जब ये ऊपर तक पहुंच गया तो फंडस में पहुंचा। फंडस के अंदर गैस और एयर होती है, उसको डिस्प्लेस करता है खाना, और जब उसको डिस्प्लेस करता है तो हमें बर्प्स आती हैं, डकार आती है हमें। ठीक है, डकार आती है हमको। इट इज फिल्ड विद गैस एंड एयर, एसिडिटी, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, फिर पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक एंट्रम के अंदर होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, पाइलोरिक एंट्रम के अंदर पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर रेगुलर इंटरवल्स पे खुलता है, ओपन्स एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, एंड अलाउज some food to enter duodenum, intestine। ठीक है, ये इसका काम होता है कि थोड़ा थोड़ा खाना स्टमक में जाता रहे। अच्छा, सौरभ पूछ रहे हैं अगर गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर नहीं खुल पाया। ठीक है सौरभ, अगर गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर नहीं खुला, इफ गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर डज नॉट ओपन, ठीक है, अगर गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर नहीं खुलता है, हमने इसे क्रॉस कर दिया कि नहीं खुला, तो क्या होगा, खाना ऊपर ही अटक जाएगा। ठीक है, इफ कार्डिक स्फिंक्टर डज नॉट ओपन, डज नॉट ओपन, तो खाना ना लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस में रुक जाता है, फूड एक्यूमुलेट्स इन लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं एक्लेशिया कार्डिया। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं एक्लेशिया कार्डिया।
ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्लेशिया कार्डिया। ठीक है, तो हमारी क्लास आज यहीं तक थी। अगली बार हम कंटिन्यू करेंगे विथ फर्दर क्लासेस। देखो, आपको कोई चीज़ पूछनी आज की क्लास के बारे में? डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? हमारी क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। इंटेस्टाइन से हम नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे। ठीक है, और अगली बार मैं आपको बताऊंगा डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है, गैस्ट्रिक्टॉमी क्यों की जाती है। सौरभ, मैं एक बार ना मैनेजमेंट से पूछ लूँ, ठीक है, उसके बाद ही कुछ होगा। ठीक है, तो इस क्लास के बारे में किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, इस क्लास के बारे में किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क? कुछ भी आपको पूछना है इस क्लास के बारे में? आज कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो? आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हैं।